विद्यार्थियों, व्यास क्लासेस पांचों में मैं अशोक व्यास आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बोला था, थोड़ा सा मैथ के सवाल लंबे होते हैं, कुछ चेंज करूंगा आपके लिए। चूंकि लॉकडाउन है तो अभी बोर्ड पे पढ़ाना संभव नहीं है। बहुत जल्द बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। एक बार छोटा सा प्रयास मेरा, ताकि आप लोग फायदा उठा सको। आज पर्सन वाला 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण एवं ए समीकरण। सर्वप्रथम क्या होता है समीकरण? इससे पहले हमने पढ़ा था बहुपद। बहुपद क्या होता है? जिसमें बहुत सारे पद होते हैं। मान लो ये एक बहुपद है। मैंने बोला था कि जब बहुपद में आप चिन्ह लगा देते हो बराबर का, तो वो क्या बन जाती है? समीकरण। कैसे? ये अभी बहुपद है, आपने ax² प्लस bx प्लस c करके यहाँ पे 0 कर दिया, तो ये क्या बन गया? समीकरण। क्या बन गई? समीकरण। अब मतलब बहुपद में बराबर का चिन्ह लगते ही क्या बन जाती है? समीकरण। जरूरी नहीं है यहाँ पे 0 हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ 2x² माइनस 6x बराबर 9। ये भी एक समीकरण है। तो आप समीकरण समझ गए होंगे। इसके बाद साथ साथ में आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। अब रैखिक समीकरण क्या होती है? कि जब समीकरण है जो आपकी, उसमें चर की घात अगर 1 या इकाई है, उसे बोलते हैं रैखिक समीकरण। आप जो समीकरण ले रहे हो उसमें अगर चर की घात 1 है, उसे बोलते हैं रैखिक। अब चर का मतलब होता है वह राशि जो एक ज्ञात है, जो आप याद करोगे या जिसका मान परिवर्तित होता रहता है। जैसे आप लेते हो x, y, z, t, a, b, c। आप अपने इन से कोई भी ले सकते हो, पर जिसका मान हमें ज्ञात नहीं होता है, ज्ञात करना होता है, और जिसका मान बदलता रहता है, उसे बोलते हैं चर। अब ये बोल रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब आपकी समीकरण कैसे होनी चाहिए? जिसमें 2 चर हो। देखो, पहले एक चर की समीकरण बताता हूं मैं आपको। मैंने लिख दिया ax प्लस b बराबर 0। ध्यान रखना, a b c आप किस बेस पे ले रहे हो ना। अब जैसे मैंने यहां पे a और b को अचर लिया है, ठीक है, वो आपको मानना पड़ता है कि मानना अचर क्या है? a b c है, ठीक है। इन 3 के लिए स्पेशल ध्यान रखना, आपको लिखना पड़ेगा पहले। इनको लेते ही पता चल जाएगा ये चर है। तो यहाँ पे x तो है चर, a और b क्या है? अचर। a और b क्या है? अचर। अचर क्या होता है? कि जिनका मान फिक्स होता है। जैसे 2, 3, कोई भी संख्या है, तो आपको भी पता है उनका मान बदलता नहीं है, फिक्स रहता है। अगर आप ए बी सी लेते हो चर के रूप में, तो आपको बस लिखना पड़ेगा माना चर बराबर ए, ठीक है। स्पेशली हम x, y, z,
टी इनका चर के रूप में प्रयोग करते हैं। बाकी आप सब जानते हो कि हम गणित में मान के ही सवाल को सोल्व करते हैं। अब दो चर वाली बात आ गई, मतलब आपके पास में चर कितने होंगे? 2। एग्जाम्पल दो चर का 2x प्लस 6y बराबर 0। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है इसमें दो चर है x और y और दोनों की घात 1 है, इसलिए इसे बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्लियर? अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, आप इसे मानक रूप भी बोल सकते हो, यह आपको याद रखना है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां x व y चर है एवं a b c कांस्टेंट या अचर है। क्लियर है? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 2x माइनस 6y प्लस 9 बराबर 0। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्लियर है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहां से भी ले लें। अब ए समीका, अब क्या पढ़ेंगे? ए समीकरण का मतलब होता है कि जो आपके पास में बहुपद है उसमें बराबर की जगह आपके पास में या तो ग्रेटर देन का चिन्ह या लेस देन का या ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल का चिन्ह होगा। मतलब बराबर का चिन्ह नहीं होगा, या तो बड़े का या छोटे का या बड़ा या बराबर या छोटा या बराबर, इन चारों में से कोई चिन्ह होने पर उसे बोलते हैं ए समीका। क्या बोलते हैं? ए समीका। ये हम पढ़ेंगे 4.2 में। 4.1 मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां से 6 नंबर का सवाल आता है फिक्स, कि आपको रैखिक समीकरणों को हल निकालना है। आप समझ गए होंगे। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मैंने आपको दे दिया 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0। मैं बोल दूं आपको इस रैखिक समीकरण का हल निकालना है। क्या आप सिर्फ इस एक समीकरण से हल निकाल सकते हो? जब हमारे पास में दो चर राशियां हैं तो आप एक समीकरण से उसे हल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको दो समीकरण चाहिए ताकि आप उसको हल निकाल सको। हल किसका निकालना है? x और y का। पहले ही मैंने बोल दिया, चाहे उसे बोलते हैं जिसका मान हमारे पास में ज्ञात नहीं है, ज्ञात करेंगे। क्लियर है? ए समीका वाले का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिएगा, वापस व्यापक रूप लिख रहा हूं। दो समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने x और y में तो 1 2 कुछ नहीं लिया, लेकिन a1 a2 b1 b2 c1 c2 यहां पे 1 2 लिया, पर यहां पे कुछ नहीं लिया क्योंकि ये चर है, इसका मान हम निकालेंगे। और ये दो चर है क्योंकि यहां पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है?
अचर है और इनका मान फिक्स होगा, इनका मान फिक्स होगा। तो इन दो समीकरण जो हमें दे रखी है इनसे कंपेयर करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 जिनका विशेष ध्यान रखते हुए कंपेयर करके मान निकालेंगे, फिर इन समीकरणों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। क्लियर है? अब देखिएगा, हमने एक बार वापस रिकॉल कर देता हूं। समीकरण पढ़ा कि बीजीय व्यंजक में बराबर का चिन्ह आने पर उसे समीकरण बोलते हैं। फिर हमने रैखिक समीकरण पढ़ा कि जिस समीकरण में चर की घात 1 होती है उसे बोलते हैं रैखिक समीकरण। इसके बाद में हमने पढ़ा दो चर वाले रैखिक समीकरण, ऐसी समीकरण जिसमें दो चर हो और दोनों की घात 1-1 हो और उसमें बराबर का चिन्ह है, उसे क्या बोलते हैं, रैखिक, दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसके बाद में हमने पढ़ा इसको हमें सोल्व करना है तो हमें कम से कम दो समीकरण चाहिए। ठीक है? इसके बाद में हमने पढ़ा ए समीका। क्या पढ़ा? ए समीका। चूंकि ए समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है, ए समीका में ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन लेस देन लेस देन इक्वल ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल, ये चिन्ह होते हैं। बराबर का चिन्ह साथ में होता है, अलग से नहीं होता। क्लियर? अब समीकरणों को हल करने वाली मेथड्स क्या है कि कितने तरीके से हम समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो मेरे पास में 4 मेथड है और मैं आपको चारों से एक एक सवाल करवाऊंगा। पहला मेथड है विलोपन विधि। इनके बारे में डीप में आगे बढ़ेंगे, क्या होता है विलोपन विधि, कैसे हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, और मैथ में नाम में काम छुपा होता है, मैं हर बार बोलता हूं, वज्र गुणन विधि, और लास्ट है आलेखीय विधि। इन चारों मेथड पे मैं अलग से एक एक वीडियो बनाऊंगा ताकि प्रत्येक मेथड का हम विस्तार से समझ सकें और एक एक सवाल कर सकें। ऐसा नहीं है मैं आपको एक ही सवाल करवाऊंगा, आपके प्रॉब्लम आने पे मैं कमेंट के अनुसार आपको सवाल करवाऊंगा। सारे अगर सवाल मैं करवाऊंगा तो आप क्या पढ़ोगे ना। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब कुछ प्रतिबंध है। क्या है प्रतिबंध? जैसे मैंने आपको बोला था, व्यापक रूप किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब क्या है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनके अनुपात के कुछ प्रतिबंध दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? प्रतिबंध। वो प्रतिबंध आपको याद होने चाहिए। क्या है पहला प्रतिबंध? पहला प्रतिबंध है कि a1 बट्टा a2, मैंने अनुपात का बोला था ना, ये अनुपात है। a1 बट्टा a2 का मान अगर बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, इस कंडीशन में आपको क्या है ना, अगर ऐसी कंडीशन बन रही है आपके अनुपातों की, तो आपका ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी। और मैंने प्रतिच्छेदी रेखा आपको पढ़ा दिया, मतलब एक दूसरे को काटेगा, और जहां पे काटता है उसे बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। जब ये काट रहा है तो इसका एक ही उत्तर होगा। जब एक उत्तर होता है उसको बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, क्योंकि एक जगह काट रहा है इसलिए एक उत्तर होगा। जब एक उत्तर होता है उसे बोलते हैं अद्वितीय हल। क्योंकि इसका हल है, जब हल होता है उसे बोलते हैं संगत, मतलब दोनों समीकरण एक दूसरे के संगत है। अगर हल नहीं है तो समीकरण एक दूसरे के संगत नहीं है। आप पहले प्रतिबंध का स्क्रीनशॉट ले लें, यह आपको कंटेस्ट करना है।
और कल मैं समझाऊंगा कैसे होता है कैसे नहीं होता ना। नंबर 2 कंडीशन, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, मतलब तीनों के अनुपात एक दूसरे के बराबर है, तो आपका ग्राफ प्राप्त होता है एक ही रेखा पर दूसरी रेखा, एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, जिसे बोलते हैं समपाती रेखा। चूंकि ये एक के ऊपर दूसरी रेखा है तो प्रत्येक बिंदु पर काट रही है, और जब प्रत्येक बिंदु पर काट रही है, बिंदु हम काउंट नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं अनंत। और इसके हल कितने होंगे? अनंत हल। मतलब सब जगह काट रहा है तो सब जगह के आंसर होगा, मतलब प्रत्येक बिंदु बहुत सारे है ना, और एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, तो इसके हल कितने होंगे? अनंत। चूंकि इसका हल है तो ये भी कैसा होगा? संगत। आपसे पूछ सकते हैं 2 समीकरण देके क्या ये संगत है या नहीं है। अगर पहला और दूसरा नियम लागू हो रहा है तो संगत है, वरना संगत नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। थर्ड एंड लास्ट कंडीशन, थर्ड कंडीशन है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। ध्यान देना, ये दोनों बराबर होंगे पर तीसरा बराबर नहीं होगा, मतलब जो आपका अचर वाला मान है वो बराबर नहीं होगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप बोल सकते हो कि समांतर रेखाएं प्राप्त होगी, 2 रेखाएं प्राप्त होगी और दोनों एक दूसरे के कैसे होगी? समांतर। रेल की पटरी जैसे, इनको कितना भी आप आगे बढ़ा लो, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। जब ये एक दूसरे को नहीं काटेगी तो इसका कोई हल नहीं है ना। जब एक दूसरे को काट ही नहीं रही है तो इसका कोई हल नहीं होगा, और जब इसका हल नहीं है तो ये हो जाएगा असंगत। क्या हो जाएगा? असंगत। ये 3 नियम हैं जो आपको याद करना है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। कल हम एक विधि पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको आलेखीय विधि से सवाल कराऊंगा सबसे पहले, और आलेख क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार नए तरीके से वीडियो बनाया है, मुझे पता है थोड़ा सा अच्छा नहीं बना होगा, क्वालिटी कम हो सकती है, पर बहुत कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ मैं आपको वीडियो बना के दूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।